तो मिशन भी हमने कल स्टार्ट कर दिया था। मिशन के भी दो क्वेश्चंस कर लिए थे मेरे को जहां तक याद आ रहे हैं ना। क्या होता है मिशन, ये पढ़ लिया था अपन ने। फिर हमने पढ़ा था ये पीटर ट्रकर वाला है ना, यही वाला। क्या करते हैं, तेल निकालते हैं, इंडियन ऑयल। इंडियन ऑयल का क्या है मिशन, वी प्रोड्यूस ऑयल। ऐसा बोलना चाहिए क्या, नहीं, क्या बोलना चाहिए, मार्केटिंग ओरिएंटेड आंसर होना चाहिए। ठीक है। अब अभी अपन ये दो टॉपिक पढ़ेंगे। एक टॉपिक है ये ऊपर वाला, पहले ये वाला फिनिश कर लेते हैं। एसेंशियल्स ऑफ अ गुड मिशन स्टेटमेंट। मतलब सर एक अच्छे मिशन स्टेटमेंट में कौन कौन सी बातें होती है ना, कि क्या क्या अच्छी बातें होती है, क्या क्या उसमें होना चाहिए। देखो बेटा, तो सबसे पहली बात क्या दी गई है यहाँ पे, अ गुड मिशन स्टेटमेंट शुड बी प्रिसाइज। कैसा होना चाहिए यार, ये विजन मिशन, विजन और मिशन दोनों ही स्टेटमेंट्स में बता रहा हूं, ये दोनों ही क्या होने चाहिए, प्रिसाइज। ऐसे नहीं है लंबे चौड़े लिखे हुए, क्योंकि लंबे चौड़े पढ़ने में वैसे ही हर आदमी को क्या होता है भाई, जोर आता है ना। तो विजन और मिशन स्टेटमेंट काय के लिए होते हैं, ताकि कोई भी इंसान ये डिसाइड कर पाए कि यार उस कंपनी के साथ जुड़ना है या नहीं जुड़ना है, या हम उसके साथ कनेक्ट कर पा रहे नहीं कर पा रहे। तो ज्यादा बड़ा होगा तो वैसे ही कोई आदमी खोलेगा नहीं। इट शुड बी प्रिसाइज, कंसाइज होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, सही है कि नहीं है। जैसे वो याद करो, हेनरी फोर्ड का क्या था, अ कार इन एवरी शॉर्ट एंड स्वीट, है कि नहीं। तो उनका भी, एप्पल वालों का भी याद है आपको, है ना, क्या था उसका, एप्पल वाला, वी आर ऑन द फेस ऑफ द अर्थ टू प्रोड्यूस ग्रेट प्रोडक्शन दैट्स नॉट चेंजिंग, दो लाइन का। तो ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है नहीं है। अ गुड मिशन स्टेटमेंट शुड बी प्रिसाइज, क्लियर, फीजिबल होना चाहिए, डिस्टिंक्टिव। इट शुड नॉट बी लाइक सिमिलर, सबके जैसा ही बोला, सेम ही था, एक दो वर्ड ही तो बदल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी डिस्टिंक्टिव, क्रिएटिव, यूनिक होना चाहिए, हमने पढ़ा था। मोटिवेटिंग होना चाहिए, एंथुजियाज्म होना चाहिए, सही है। तो ये सब बातें होनी चाहिए एक अच्छे मिशन स्टेटमेंट में। फिर एक और बात क्या बोली, वन ऑफ द रोल्स ऑफ द मिशन स्टेटमेंट इज टू गिव द ऑर्गेनाइजेशन इट्स ओन स्पेशल आइडेंटिटी। सही बात है। आप जब मिशन बना रहे हो ना, अच्छा आपको एक और बात बताता हूँ, ये जो मैंने शायद बताई भी होगी, ये जो हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, ये काय का सब्जेक्ट होता है, ये कहाँ से आया है, सीए में, एमबीए से आया है। और आजकल इसकी काफी डिमांड है। स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट्स, मैंने बताया था मेरा एक दोस्त है, उसकी वाइफ के बारे में बताया, उसको 50 लाख का पैकेज है, बताया था मैंने, एक्सेंचर में। क्या काम है, सिर्फ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कंसल्टेंट। ठीक है। तो आजकल सारे बिग फोर्स के अंदर भी ये काम किया जा रहा है, स्ट्रेटेजिक डिलीजेंस, नया एक भाई साहब एक चीज आया है। पहले क्या होता था, जब आपकी आर्टिकलशिप होती थी, सीए फाउंडेशन हो गए, इंटरमीडिएट में हुई अभी, अब बढ़िया रिजल्ट आ गया तो बिग फोर में आप जाओगे। बिग फोर्स वगैरह में भी एक ये, जैसे पहले टैक्सेशन होता था, एक ऑडिटिंग होता था, इंटरनल ऑडिट एक्सटर्नल ऑडिट कई होते हैं, उसी में एक प्रोफाइल और आ गई आजकल, ड्यू डिलीजेंस। ठीक है, स्ट्रेटेजिक डिलीजेंस, और ये सब चीजें भी आ गई उसके अंदर। बट आजकल काफी इसका एक्सपोजर बढ़ते जा रहे हैं। तो ये अच्छी चीजें याद रखिएगा। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन का आप मिशन बनाओ, हमेशा याद रखो कि वो क्या होना चाहिए। वो मिशन ऐसा बनाओ जो उस ऑर्गेनाइजेशन की आइडेंटिटी को क्या करे, रिफ्लेक्ट करे। सोचो एक गाड़ी बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, मिशन बना रही है कैसा, कि कोई कॉस्मेटिक बेच रही हो, समझ रहे हो मेरी बात। तो यार खुद दिमाग लगाओ कि जब हम गाड़ी बनाने की कंपनी है, तो गाड़ी बनाने की कंपनी का मिशन कैसा होना चाहिए, जो उसकी आइडेंटिटी को क्या करे, रिफ्लेक्ट करे। एक और एग्जांपल दूं, जैसे अब एक गाड़ी है रोल्स रॉयस, है ना, अब यार उसका मिशन स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए, जो उसकी आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करे। मारुति सुजुकी जैसा होना चाहिए क्या, समझ रहे हो ना। मारुति सुजुकी प्रोड्यूसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्स, रोल्स रॉयस प्रोड्यूसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्स। सो रोल्स रॉयस का जो मिशन स्टेटमेंट है वो क्या होना चाहिए, वो उसकी आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो ये पहले लिख दीजिएगा ये बात, कि वन ऑफ द रोल्स ऑफ अ मिशन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट का एक रोल क्या होता है कि वो आपकी आइडेंटिटी को क्या करे, रिफ्लेक्ट करे। ठीक है। business emphasis and path for development, one that typically sets it apart from other similarly positioned rivals। सर ऐसा मिशन स्टेटमेंट बनाओ जो आपको आपके राइवल से क्या दिखाए, थोड़ा सा अलग, है ना। इट शुड बी डिस्टिंक्टिव, जो आपकी स्पेशल आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करे। सर सोचो गाड़ियां तो सब बना रहे हैं, तो क्या सबका मिशन स्टेटमेंट सेम होना चाहिए, सेम जैसा, सिमिलर जैसा, नहीं सर, अपना थोड़ा कुछ तो स्पेशल होना चाहिए, सही है कि नहीं है ना। तो ये बात को ध्यान रखना है कि अच्छा मिशन स्टेटमेंट में ये सारी बातें होती हैं। ठीक है, कि वो खुद की आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करेगा, ये सारी बातें हैं।
A company's business is defined by what needs it is trying to satisfy. ये मैंने कल भी बताया था आपको। हमेशा मिशन बनाते वक्त, लिखते वक्त, है ना, आपको ये याद रखना है कि आप कस्टमर्स की कौन सी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हो। सही है। जैसे टेस्ला क्या बोलता है, वी प्रोड्यूस मास मार्केट कार्स, ऐसी गाड़ियां बनाता है वो, मासिस के लिए बनाता हूं मैं, ऐसे वो बोला, है ना भाई। तो मासिस के लिए बना रहा है, समझ गए। तो ये उसका, उसके विजन मिशन में रिफ्लेक्ट करती है ये बात। तो याद रखिएगा कि हमेशा मिशन लिखते वक्त, बनाते वक्त, है ना, वो आप इस चीज पे भी फोकस करो कि कंज्यूमर की कौन सी नीड्स को आप सेटिस्फाई कर रहे हो। समझ रहे हो, व्हाट नीड्स आर यू ट्राइंग टू सेटिस्फाई विद योर प्रोडक्ट। समझ में आई क्या मेरी बात। अ कार इन एवरी गैराज, सोचो इसके मीनिंग को समझो। हेनरी फोर्ड ने दिया था ये, अ कार इन एवरी गैराज, मतलब वो एक क्या नीड पे डाल रहे हैं, एक बात पे फोकस डाल रहे हैं कि यार सबके घर में क्या होनी चाहिए, एक गाड़ी तो होनी चाहिए। समझ रहे हो। वो कार बनाई थी टाटा नैनो, टाटा नैनो की स्टोरी पता है सबको, क्या इंस्पायरिंग स्टोरी थी, क्यों क्यों बनाई उन्होंने, पता है। तो थोड़ी बहुत याद है वो, उसमें क्या होता है, एक बार रतन टाटा साहब और उनका जो मैनेजर है वो मुंबई से पूना जा रहे थे, कोई ऐसा कोई मीटिंग मीटिंग है उसके लिए। सो भयंकर बारिश आती है, आप तो ऑलमोस्ट जानते ही हो, वहां तो मुंबई में ऑलमोस्ट हर साल ही फ्लड्स लेवल वाली बारिश आती है, फुल ऑन, बहुत हाई लेवल की बारिश आती है क्योंकि कोस्टल एरिया है ना। भयंकर बारिश आ रही थी, और तो वहां पे वो एक, कहीं पे एक जगह रुके क्योंकि बारिश काफी ज्यादा थी, और तो एक जगह रुके जहां पे बस स्टैंड वगैरह भी था आसपास में। सो वहां पे एक कपल था जो एक स्कूटर पे था, ठीक है, एक आदमी, एक और उनकी वाइफ और एक बच्चा छोटा। तब वहां उनको समझ में आया, बोले यार कि उनको ऐसा लगा कि बोले यार सबके पास एक गाड़ी तो होनी चाहिए। समझ रहे हो, आज अगर इसके पास गाड़ी होती तो ये ऐसा परेशान नहीं होता, भीगता नहीं, एक सर पे एक गाड़ी तो होनी चाहिए। सही है कि नहीं है भाई। तो ऐसा उनका सोचना था। तो वही वाली बात है यार, आपको मिशन स्टेटमेंट लिखते वक्त भी इस बात का ध्यान रखना है दैट उस मिशन स्टेटमेंट में ये बात रिफ्लेक्ट हो कि आप कंज्यूमर की कौन सी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हो। सही है भाई। पुराने जमाने में तो कोई बताने वाला था नहीं कि यार कैसे लिखते हैं मिशन स्टेटमेंट और ये सब, आज मैं बता रहा हूं कम से कम। तो जब भी तुम्हें कभी लिखने का हो तो इन सारी चीजों को, पॉइंट्स को कंसीडर करना कि एक अच्छा मिशन स्टेटमेंट में ये बातें होनी चाहिए। समझ गए मेरी बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। सो a company's business is defined by what needs it is trying to satisfy, which customer group it is targeting। PCMT बताया था ना मैंने। मिशन में हम क्या बताते हैं कि अभी हम प्रेजेंट में आज क्या कर रहे हैं, किस पीसीएमटी पे फोकस कर रहे हैं, क्या प्रोडक्ट, कौन से कस्टमर ग्रुप्स को टारगेट कर रहे हैं, मास मार्केट या भाई प्रीमियम सेगमेंट होता है, बताते हैं वही लोग, है कि नहीं है। सो तो कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, ये सारी बातें आपके मिशन स्टेटमेंट में होनी चाहिए। ठीक है, एंड व्हाट टेक्नोलॉजीज एंड कॉम्पिटेंसीज इट यूजेस, आप कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हो, ये सब बताया जाता है। आपने देखा होगा कभी ना कभी एड वगैरह में, समझ रहे हो, कि कोई गाड़ी का एड है उसमें बताया जा रहा है कि कौन सी वो टेक्नोलॉजी यूज करता है। समझ रहे हो, सीटीवीटी हो गया, एएमटी हो गया, कुछ बहुत भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है ना, वो आजकल वो क्या होता है, हाइब्रिड, हाइब्रिड, ये सब बताया जाता है नहीं बताया जाता है, बताओ, बोला जाता है उसके अंदर, ये सारी बातें बतानी होती है। लास्ट है, गुड मिशन स्टेटमेंट आर कैसा होना चाहिए, इट शुड बी यूनिक टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच दे आर डेवलप्ड। तो जिसके लिए भी आप बना रहे हो, अगर मान लो आपका काम है स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट, एक्सपर्ट हो आप किसी के, तो जब भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बना रहे हो तो हमेशा याद रखिएगा सबके लिए क्या होना चाहिए, वो यूनिक, ऐसा नहीं चिपका के कॉपी मार दिया। क्लियर है सभी को। सो ऑल दीज पॉइंट शुड बी कंसीडर्ड व्हाइल राइटिंग अ मिशन स्टेटमेंट। क्या क्या बातें हैं जरा मेन मेन बताओ। कैसा होना चाहिए मिशन स्टेटमेंट, सब प्रिसाइज होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, फीजिबल होना चाहिए, जिसके लिए बना रहे हो उसको फायदेमंद तो होना चाहिए, ऐसा ही नहीं क्योंकि वो फायदा नहीं हो रहा, डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, मोटिवेटिंग होना चाहिए। सही है, और क्या होना चाहिए, मेन बात, मेन बात क्या है, सारे कीवर्ड्स देखो मैं हाईलाइट ही वही करता हूं, हमेशा उन्हीं पे ही फोकस करता हूं, वही बार बार बोलता हूं ताकि आपके दिमाग में वही जाए। क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए मिशन स्टेटमेंट, जो ऑर्गेनाइजेशन को क्या दे, इट्स ओन स्पेशल आइडेंटिटी, ठीक है, विच सेट्स इट अपार्ट फ्रॉम अदरली सिमिलरली पोजिशन्ड कंपनीज, जो हमें हमारे जो सिमिलरली पोजिशन्ड कंपनीज हैं, हमारी सिमिलर वाली राइवल्स, उनसे थोड़ी अलग दिखाए। ठीक, और कैसा होना चाहिए, एक अच्छा कंपनी का जो बिजनेस होता है, कंपनीज बिजनेस इज डिफाइंड बाय, एक अच्छे मिशन में क्या बात होनी चाहिए,
you have to write कि भाई what needs it is trying to satisfy, which customer group it is targeting, which technology it is working on, किस टेक्नोलॉजी पे वो काम कर रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है उस चीज में, ये सब बातें बतानी चाहिए। देखा आपने वो ऐड देखा है कभी कभार, वो वॉशिंग मशीन वाले में भी बताते हैं कि इस टाइप का काम है, वॉशिंग मशीन में हम इस टाइप का सेंसर्स ये टेक्नोलॉजी लगाते हैं, ऐसे हमारी वॉशिंग मशीन बनती है, ये सब बातें बताते हैं वो ऐड में। तो ये सब बातें आपके विजन मिशन में भी बता लगनी चाहिए, सही है कि नहीं लोग। और क्या होनी चाहिए लास्ट पॉइंट, इट शुड बी यूनिक टू द ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच दे आर डेवलप्ड, जिसके लिए वो बनाए गए हैं उसके लिए वो क्या होनी चाहिए, एकदम यूनिक होनी चाहिए, सही है, डिफरेंट होनी चाहिए, सबकी अलग अलग दिखनी चाहिए, है ना। चलो तो ये होते हैं, एक क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा, ये 5 नंबर में, 2 नंबर में भी आ सकता है। और लास्ट पॉइंट है मिशन में क्या, ये अभी लग तो रहा है छोटा सा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट है। अगर एग्जाम में आएगा तो कितने लिखोगे, एटलीस्ट 6, 7 है तो वो भी जानते हैं ना 7 है। चलो तो अब टॉपिक है, व्हाई शुड एन ऑर्गेनाइजेशन हैव अ मिशन, क्यों हर ऑर्गेनाइजेशन को मिशन होना चाहिए। और कल उन्होंने भी बोला था, किसने, पीटर ड्रकर ने और थियोडोर लेविट ने, कि होना चाहिए, एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट क्लैरिफाई इट्स मिशन, है ना, बोला था ना उसने भी, और होना भी चाहिए, आज के जमाने में तो बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, तो सर क्यों होना चाहिए, ऐसा क्यों बोल रहे हो क्यों होना चाहिए, क्या कुछ तो रीजन दो, तो सुनिएगा, ये रीजन है व्हाई ऑर्गेनाइजेशंस शुड हैव अ मिशन, क्यों होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस को अपना विजन और मिशन बनाना चाहिए, क्यों बनाना चाहिए सर मिशन। पहला पॉइंट सुनिएगा, फर्स्ट रीजन देने जा रहा हूं, पहला रीजन है टू एंश्योर यूनैनिमिटी ऑफ पर्पस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखो क्या होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं ना, सबके अलग अलग पर्पस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में आने के, किसी का पर्पस होता है पैसे के लिए आया है कोई, किसी का पर्पस होता है कोई कुछ सीखने आया है, किसी का पर्पस अलग अलग होता है, इससे है ना, पढ़ा है ना बीएसटी में अपन ने, एवरी इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो याद है वो एक पॉइंट था फेयोल का, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट इनटू ग्रुप इंटरेस्ट, वैसे यहां पे है सर। तो सर ऑर्गेनाइजेशन में हर आदमी डिफरेंट डिफरेंट पर्पज से आता है, लेकिन सर ऑर्गेनाइजेशन में क्या सबको क्या बनाना चाहिए, एक मिशन, ठीक है। और मिशन क्या करेगा, सबके पर्पस को क्या करेगा, इट एंश्योर्स द यूनैनिमिटी ऑफ पर्पस, समझ रहे हो, सबका एक कॉमन पर्पस देगा, सबको एक कॉमन गोल देगा, जिसके लिए फिर सब काम करेंगे, अदरवाइज सब लोग इधर उधर करते रहेंगे, अलग अलग डायरेक्शंस में काम करेंगे। तो सबको लेकिन क्या जरूरी होता है, एक कॉमन डायरेक्शन देना जरूरी होता है, वो कौन देगा, एक मिशन। जब एक कॉमन मिशन होता है ऑर्गेनाइजेशन का, तो एवरीवन विल बी वर्किंग टुवर्ड्स दैट मिशन, सही है। आज इस ऑर्गेनाइजेशन में मान लेते हैं इंटर में आपको 4-5 टीचर्स पढ़ाते होंगे, है ना, 4-5-6 तो पढ़ा ही रहे होंगे, अरे है ना, मतलब मैं ये पढ़ा रहा हूं ऐसे करके 4-5-6 टीचर्स होंगे, तो सबका क्या होगा, जब सब पढ़ा रहे हैं तो वैसे हम सबका क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ इंटरेस्ट है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटरेस्ट है, बट जब एक ऑर्गेनाइजेशन का एक मिशन होता है, तो हम सब किसके लिए काम करेंगे, फिर अपनी एनर्जीज को डाइवर्ट करेंगे किस तरफ, उस पर्पस की तरफ। तो याद रखिएगा, एक यूनानिमिटी ऑफ पर्पस, एक कॉमन पर्पस कौन देता है, मिशन। तो हर ऑर्गेनाइजेशन को एक मिशन अपना बनाना चाहिए, ठीक है, विजन और मिशन बनाने चाहिए, इससे क्या होगा, सो ऑल द एम्प्लॉइज, ऑल द पर्सनल्स इन द ऑर्गेनाइजेशंस, दे विल वर्क टुवर्ड्स दैट कॉमन पर्पस। तो ये कॉमन पर्पस कौन देता है, मिशन, ठीक है। इसको एक्सप्लेन नहीं करना, बस इतना ही होता है, इसको लिखना इतना ही है। पहला पॉइंट क्या है, मिशन क्यों होना जरूरी है, बिकॉज सर मिशन क्या इंश्योर करता है, यूनैनिमिटी ऑफ पर्पस, एक क्या देता है, कॉमन पर्पस। नेक्स्ट सर, मिशन क्यों होना चाहिए सभी को ऑर्गेनाइजेशन में, टू डेवलप अ बेसिस और स्टैंडर्ड फॉर एलोकेटिंग द ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेस। सर हर ऑर्गेनाइजेशन को मिशन बनाना चाहिए, क्यों, क्योंकि मिशन के हिसाब से ही फिर हम रिसोर्सेज को क्या करेंगे, एलोकेट करेंगे, सही है। जैसा आपका मिशन है, आज आपका मिशन क्या है भाई, कि मेरे को एक सक्सेसफुल करियर अचीव करना है ना, सीए बनना है, तो आप सारे रिसोर्सेज किस हिसाब से एलोकेट करें, उस हिसाब से कर रहे हो, है ना, किस ट्यूशन पे जाना है, कहां पैसे लगाने हैं, किधर क्या करना है, सो इसी हिसाब से आप सारे रिसोर्सेज एलोकेट करोगे। तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो ऑर्गेनाइजेशन में जब एक बढ़िया मिशन होता है, तो उसी हिसाब से ही क्या होते हैं, सारा रिसोर्सेज का एलोकेशन किया जाता है, क्लियर है। चलो, सो मिशन प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। नेक्स्ट,
क्या होता है मिशन क्यों होना चाहिए? इट प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर मोटिवेटिंग द यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज, फॉर मोटिवेटिंग द बेस्ट यूज। रिसोर्सेज हमेशा से क्या होते हैं, पढ़े अपन ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है ना, क्या होता है रिसोर्सेज? स्केर्स होते हैं, देयर इज स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज का हमेशा क्या होना चाहिए? बेस्ट यूज होना चाहिए। ठीक है, सो रिसोर्सेज का बेस्ट यूज कब होगा? जब आपका एक क्या होगा? क्लियर मिशन, अदरवाइज उसको वेस्ट करेंगे सब लोग, है ना। तो रिसोर्सेज का वेस्टेज ना हो, उसका एकदम ऑप्टिमल यूज हो। सो हु मोटिवेट्स द बेस्ट यूज, कि सब उसको अच्छे से यूज करें, बेस्ट ऑप्टिमल यूज हो। कब कब करेंगे सब लोग अच्छे से यूज? जब उनका क्या होगा? एक मिशन। समझ रहे हो? जब किसी का मिशन होता है ना, तो वो रिसोर्सेज को वेस्टेज नहीं करता, उसका बहुत सोच समझ के यूज करता है। क्लियर है? तो ये दोनों पॉइंट सिमिलर से ही हो गए, थोड़े से अलग अलग हो गए, मतलब वैसे तो है तो अलग अलग। ऊपर क्या बोला? मिशन क्या देता है? एक बेसिस रिसोर्सेज को बांटने के लिए। और दूसरे तीसरे वाले में क्या बोला? मिशन क्या देता है? आपको एक बेसिस देता है, काय के लिए? फॉर मोटिवेटिंग द बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज, ताकि उसका क्या हो? बेस्ट यूज हो। क्लियर है? नेक्स्ट, अब सुनिएगा, ये अच्छा पॉइंट है थोड़ा सा। मिशन क्या देता है? इट स्टैब्लिशेस अ जनरल टोन और अ ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ठीक है, देखो, जब एक ऑर्गेनाइजेशन का मिशन होता है ना, तो उसी हिसाब से उस ऑर्गेनाइजेशन की एक टोन सेट हो जाती है। टोन सेट हो जाती है, इसका मतलब सबकी, आपको उनकी बातों में, आपको उनकी वो क्या बात, वो रिफ्लेक्ट करेगी वो टोन। समझ गए? सो फॉर एग्जांपल, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, जैसे एयरटेल है। अब भाई साहब, एयरटेल में अगर आप जाओगे, सो यू विल सी अ कॉमन टोन, सबकी है ना एक सिमिलर सी टोन। टोन का मतलब यहां पे क्या है? मतलब उनकी बातों में रिफ्लेक्ट होगा कि उनका ये एजेंडा है। समझ रहे हो? सो मिशन क्या होता है? मिशन establishes the general tone when you go enter into टाटा। अब टाटा के जो सर्विस सेंटर्स है बड़े गंदे हैं भाई, गाड़ियां बहुत अच्छी है, लेकिन सर्विस सेंटर पे बहुत ही बुरे हैं। ठीक है, अब समझना। तो जब कस्टमर्स वहां पे जाते हैं, सो दे डोंट टॉक, है ना, उसी हिसाब से वो बात नहीं करते, ठीक से बात भी नहीं करते हैं। उनकी टोन में ही समझ में आ जाता है कि ये कुछ काम नहीं करने वाले। समझिए? तो ये ऐसी टोन कैसे डिसाइड होती है सर? ये टोन कैसे बन जाती है? सबकी एक कॉमन टोन कैसे हो गई? तो कैसे हो जाती है? आपके मिशन के हिसाब से। जैसे ऑर्गेनाइजेशन का मिशन होगा ना, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट बन जाएगा। टोन, टोन का मतलब यहाँ पे क्या है? क्लाइमेट समझ लो आप। तो वैसे ही उसका क्लाइमेट हो जाता है। अगर कोई अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसकी क्लाइमेट क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट, एनवायरमेंट क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया। और सारे जो इंडिविजुअल्स हैं वो उसी टोन में बात करेंगे, है कि नहीं? आज अगर मान लो मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अब मैं वैल्यूज को बहुत प्रिफर करता हूं, मैं कस्टमर, मैं अपने एम्प्लॉयज को बोलता हूं, मैंने कहा नहीं, कस्टमर भगवान है, उसको आपको सुपीरियर सेटिस्फैक्शन देना है, बेस्ट सेटिस्फैक्शन देना है, उसकी बात को सुनना है, उसकी प्रॉब्लम्स को सुनना है, और उसे फिर पूरा सेटिस्फैक्शन देना है, डिलीवर करना है ना भाई? तो अगर मैं इस हिसाब से अपना मिशन बनाऊंगा, तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट भी फिर इसी प्रकार का होगा। लेकिन अगर मैं अच्छा नहीं बनाऊंगा, तो फिर मेरी ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट भी फिर उसी प्रकार का होगा। समझ गए? तो ये क्लाइमेट अच्छा, एक एक क्लाइमेट सेट कौन करता है? एक एनवायरमेंट कौन बनाता है? मिशन। सो मिशन क्या सेट करता है? इट एस्टैब्लिशेस द जनरल टोन और अ ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। क्लियर है? इतनी सी बात, ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट, मिशन सर्व्स एज अ फोकल पॉइंट फॉर दोज हु कैन आइडेंटिफाई विद द ऑर्गेनाइजेशंस पर्पस एंड डायरेक्शन। देखो भाई, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना है या नहीं जुड़ना है, चलो आप मान लो इन्वेस्टर हो, शेयर होल्डर हो, कोई कंपनी में पैसे लगाओगे या नहीं लगाओगे, उसके लिए भी आदमी आजकल क्या करता है? वेबसाइट खोलता है, कंपनी का क्या पढ़ता है? पूरा बैकग्राउंड हिस्ट्री, उसी में ही तो आता है विजन मिशन, ये सब आती है बातें। तो मिशन को पढ़ के आदमी, मिशन को देख के इसको एज अ फोकल पॉइंट यूज करके वो डिसाइड करता है दैट वेदर क्या हम इससे कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं। समझे? तो अगर हम इससे कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो वी विल कनेक्ट विद दैट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अगर हम इससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे, इससे खुद को नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे, है ना, तो आप उससे क्या कर लोगे? डिटर कर लोगे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से। सही बात है। पास्ट में मैं कई ऑर्गेनाइजेशन से इसलिए छोड़ दिया मैंने वो ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि मैं उनके मिशन के साथ, जो हमारे बॉस थे, उनके मिशन के साथ मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। तो मैंने किस चीज से खुद को, किस चीज को फोकल पॉइंट लेके मैंने अपना डिसीजन लिया? उनके मिशन को। उनके मिशन के साथ में आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था खुद को। समझ रहे हो मेरी बात? तो बस, तो एक मिशन क्या होता है? मिशन सर्व्स एज अ फोकल पॉइंट। अरे वो साइंस में नहीं होता क्या?
साइंस में होता ना वो मिरर मिरर चैप्टर होता था एक, याद करो, मैं तो 10वीं क्लास तक की पढ़ी है साइंस। वो होता था ऐसे, मेरे को नहीं पता भाई, देखो गलत बना दूंगा, मेंशन डायग्राम कुछ तो ऐसा कुछ होता था। यू लाइट जाएगी, पता नहीं कुछ ना कुछ तो होता था, बाकी मेरे को नहीं पता। ठीक है, चलो बात समझ गए ना। फोकल पॉइंट होता है ना एक, कि वहां से लाइट जाती है और टकराती है ऐसे करके, जो भी है। सो मिशन क्या सर्व करता है? इट सर्व्स एज अ फोकल पॉइंट, जिसको देख के आप ये डिसाइड करते हो कि क्या वो खुद उसको आप उससे खुद को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। तो अगर आप कर पा रहे हो तो आप उससे जुड़े रहोगे, और अगर नहीं कर पा रहे तो हट जाओगे। एक लाइन आईसीआई में थी, फिर उन्होंने हटा दी, आईसीआई में से ही हटा दी। तो बता देता हूं आगे क्या लाइन थी पहले। mission serves as a focal point for those who can identify with the organization purpose and direction, and they can decide whether to connect with it or to deter with it. पहले थी आईसीआई में लाइन, फिर उन्होंने हटा दी कि भाई उससे जुड़े रहना है या उससे अलग हो जाना है। ये फैसला आदमी किस चीज को बेसिस रख के करता है? उसके मिशन को। आई बात समझ में? पक्का? आज आपको बता दो, आज मैं यहां क्यों पढ़ा रहा हूं या दूसरी जगह जहां पढ़ा रहा हूं वहां क्यों पढ़ा रहा हूं, पता है आपको? बिकॉज आई एम अभी राइट नाउ आई एम एबल टू कनेक्ट विद देम। समझ रहे हो? मेरा जो मिशन है वो उनके मिशन के साथ कनेक्ट कर रहा है, राइट? या उनका मिशन के साथ मैं खुद को जोड़ पा रहा हूं, आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं। लेकिन अगर नहीं कर पाऊंगा, मैं उस दिन छोड़ दूंगा, राइट अवे। आई कि नहीं आई बात समझ में? आज मैं जब काम करता हूं तो मुझे सिर्फ दो चीज चाहिए, एक्चुअली बोलो तो मुझे दो ही चीज चाहिए। एक, काम करने में फ्रीडम, तो कटा की पसंद नहीं मेरे को, इंटरवेंशन किसी का पसंद नहीं, ठीक है। फिर दूसरी चीज मेरे को चाहिए सही टाइम पे पैसा। दो ही चीज चाहिए, और क्या चाहिए? तो ये चीज चाहिए, तो है ना, कि उसका कारण है, क्योंकि ताकि कोई टोका टाकी क्या होता है दूसरी जगह होती थी। दूसरी जगह जब जो बाकी इंस्टीट्यूट से आप जानते हैं, सब जगह मैं काम कर चुका हूं, तो सब जगह क्या होता था, किसी जगह बोलते थे कि बोले नहीं यार इतने लेक्चर में पढ़ाओ। अब यार मुझे पता है कि उसमें ना कम से कम आराम आराम से पढ़ाना चाहिए, 60 लेक्चर लगे, वो बोले बोले नहीं 35 में कराओ। यार क्या होता है फिर उसमें, क्या होता है, बच्चा ये तो नहीं सोचता कि कंपनी उन्होंने बोला है। बच्चा क्या सोचता, भाई किसकी गुडविल पे आएगी बात? रिजल्ट खराब हुआ तो किसका खराब होगा? मेरा ही होगा ना। मैं जल्दी तो भगा दूंगा, लेकिन उससे रिजल्ट मेरा ही तो खराब होगा, उसका तो कुछ नहीं जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? वो तो अच्छी फोटो, अच्छा रिजल्ट आने पे फोटो खिंचाने आ जाते हैं सारे डायरेक्टर, चेक कर लेना आप। गुडविल पे बात किसकी आती है? टीचर की। तो जब मेरे गुडविल पे बात है तो फिर मैं काम भी अपने हिसाब से करूंगा, ऑटोनॉमी चाहिए, मैं फिर जितने लूं उतने लूंगा। आगे बात समझ, क्योंकि मेरा रिजल्ट मैटर करता है। समझ लो, आज कम से कम जितने भी सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, तो मेरे को कभी ऐसा कभी बहुत ज्यादा नहीं हुआ कि यार बच्चे बोले, बच्चों की वजह से, बच्चों से मेरे को कभी बुरा फीडबैक नहीं आया कभी ज्यादा। समझ लो कारण क्या है, मैं अपना काम आराम से करता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट अच्छा जाता है। तो वही वाली बात है। तो आप समझ रहे हो मैं क्यों यहां से जुड़ा हुआ या वहां से जुड़ा हूं, जहां भी मैं काम करता हूं मैं इसलिए जुड़ा हुआ हूं क्योंकि मैं उनकी, वो मेरे को समझते हैं, मैं उनको समझता हूं। समझ गया मेरी बात? तो दोनों को एक दूसरे की बात समझ में आती है। तो मैं क्या रखता हूं डिसाइड करने के लिए कि क्या उनसे जुड़े रहूं या निकल जाऊं वहां से, क्या किसको रखता हूं बेसिस पॉइंट पे? मिशन। क्लियर है? सो हर आदमी ऐसे ही करता है, आजकल तो बहुत है। तो वेदर टू स्टे विद दैट ऑर्गेनाइजेशन और वेदर टू डिटर फ्रॉम इट, ये फैसला अपन क्या देख के करते हैं, क्या फोकल पॉइंट पे रखते हैं? मिशन। समझ में आ गई मेरी बात? चलो, कितने हो गए? एक, दो, तीन, चार, पांच। दो ही बचे। अब ढंग से सुनिएगा, ये थोड़े अलग टाइप के पॉइंट्स है, दोनों ही मिला के, है ना। तो सुनना, टू फैसिलिटेट द ट्रांसलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स इनटू अ वर्क स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग द असाइनमेंट ऑफ टास्क टू रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब सुनना, हमने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग से, क्या क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में, क्या बनाते हैं इंटेंट के अंदर? सबसे पहले स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी अपन ने। क्या होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? इट इज द प्रोसेस ऑफ, सबसे पहले क्या करते हैं, डेवलपिंग विजन, मिशन, फिर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, है ना, ऐसा ही था ना। फिर एक बात बता, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाने से काम हो जाता है क्या? नहीं। गोल्स के हिसाब से, ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से हम क्या करेंगे, काम डिसाइड करेंगे कि क्या काम होगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस इट विल बी ट्रांसलेटेड इनटू वर्क टू बी असाइंड। क्या काम करेंगे हम? अरे याद करो बीएसटी में था, सबसे हम पहले पहले क्या करते हैं, प्लानिंग। फिर क्या करते हैं, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग में नहीं था कि क्या हम क्या करते हैं कि काम क्या क्या होगा, कैसे अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन क्या काम करेगा, डिपार्टमेंट्स बनाते हैं, याद करो। फिर वही तो चीज है, ठीक है। सो वही है यहां पर कि गोल्स ऑब्जेक्टिव्स को किस में ट्रांसलेट करेंगे, इनटू क्या टास्क होंगे ऑर्गेनाइजेशन में, क्या काम किया जाएगा,
ठीक है, इनटू वर्क स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग द असाइनमेंट ऑफ टास्क टू रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट्स, किसको क्या काम देना है, ये सारे फैसले हम किस हिसाब से करेंगे। इसमें कौन मदद करता है, मिशन। मिशन को हम किस में ट्रांसलेट करते हैं, बोलो। मिशन फैसिलिटेट्स, ये क्या लाइन लिखी है, बोलो। मिशन फैसिलिटेट्स, मिशन मदद करता है काय में, इन द ट्रांसलेशन ऑफ, मिशन के हिसाब से ही तो करोगे ना आप ट्रांसलेट। काम क्या, कौन क्या क्या काम करेगा, ये किस हिसाब से डिसाइड होगा, मिशन के हिसाब से ही तो होगा सर। सो मिशन हेल्प करता है काय में, इन ट्रांसलेशन ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इनटू वर्क। ठीक है, क्या काम होगा, क्या टास्क किए जाएंगे, कौन किसको कैसे असाइन होंगे टास्क, असाइनमेंट ऑफ टास्क टू रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट्स, हु विल डू दिस थिंग, हु विल डू दैट थिंग, तो कैसे डिसाइड होगा, सब मिशन को सोच के ही तो होगा। चलो, और लास्ट पॉइंट है बेटा, मिशन किसमें मदद करता है, टू स्पेसिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस एंड ट्रांसलेशन ऑफ दीज पर्पस इनटू गोल्स इन सच अ वे दैट कॉस्ट, टाइम एंड परफॉर्मेंस पैरामीटर्स कैन बी असेस्ड एंड कंट्रोल्ड। क्या कह रहे हैं, हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में इस बात का ध्यान रखना, मतलब वो ये कह रहा है कि मिशन काय में मदद करता है, ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस को ट्रांसलेट करता है काय में, इनटू गोल्स। ऊपर से, असली में ये वाला पॉइंट इससे ऊपर होना चाहिए सीक्वेंस में, दिस शुड बी ऊपर, ठीक है, क्योंकि बाद में जाके उल्टी बात कर रहे हैं, हम ऊपर वाली बात करें। तो सर जो ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस होता है, उस पर्पस को ट्रांसलेट करने में गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स में किस कौन मदद करता है, मिशन। वापस बता रहा हूं, सामने देखो, कई बार कुछ अच्छी अच्छी लाइन भी होती है। मिशन काय में मदद करता है, टू स्पेसिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस एंड ट्रांसलेशन ऑफ दिस पर्पस। सबसे पहले हमने क्या बनाया, बताओ, सबसे पहले हमने क्या बनाया, ऑर्गेनाइजेशन बनाने से पहले क्या बनाते हैं हम, पहले विजन और फिर, तो सर पहले हमने क्या बनाया, विजन ना, तो मिशन मदद करता है काय में, इन इन क्या बनाने में, हमको पर्पस बना, पर्पस को कन्वर्ट करने में इनटू गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ये बीच वाली चीज मदद करती है आपको पर्पस, इसी को तो बोलते हैं पर्पस। तो पर्पस को ट्रांसलेट करने में किसमें, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स में। फिर से लाइन बोल रहा हूं, अच्छे से सुनना, अच्छी लाइन आप लिख के तो आओगे, आप कोशिश करना है एज इट इज लिख के आओ, क्योंकि नंबर फिर उसी हिसाब से आते हैं। कभी भी आईसीआई में 5 में से 5 नहीं देता है वो, अब आप ये समझ लो कि देता ही नहीं है, 5 में से 4 ही देता है। 5 में से 4 का कितना परसेंटेज होता है, निकालो, 80%, 80% ही आते हैं नंबर, 80 मैक्सिमम 85 80 समथिंग परसेंट होता है। तो याद रखो, जैसे 50 नंबर का पेपर होता है, अच्छे से अच्छे नंबर तुम कितने मानते होगे, 32 36 36, ये अच्छे नंबर ही होते हैं, समझ रहे हो। 50 में से 50 किसी के आते ही नहीं, हो देता ही नहीं, क्योंकि आप कभी भी उसके लेवल का आंसर लिख ही नहीं पाओगे, क्योंकि उसका लेवल उसके दिमाग में होता है, वो खुद भी नहीं लिख पाएगा। समझ में मेरी बात, उसका आप 80% तक लिख पाते हो, समझ गए। तो आप तो पूरी कोशिश करोगे एज इट इज लिख के आ जाओगे, तो भी वो 5 में से 5 नहीं देता, उसके अंदर कीड़ा है। वो कितने देता है, वो 4 ही। 4 इज द मैक्सिमम, 5 नंबर के क्वेश्चन में 4 मैक्सिमम मिलते हैं अपने को, समझ गए। तो 4 ही मिलते हैं, जब पूरा का पूरा लिखोगे तो भी 4 ही मिलते हैं, तो अच्छे से अच्छी लाइंस लिखोगे तभी तब 4 मिलते हैं। तो सोचो ज्यादा मन से बना दी तो कितने मिलेंगे, फिर तो 2 ही मिलेंगे, है इसमें 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 नहीं आते ज्यादा, कॉस्ट में आते हैं। कॉस्ट क्या है, फुल्ली प्रैक्टिकल है, और जहां भी थ्योरेटिकल का मिक्सअप है वहां पे 86 80, ये बताता रहा हूं आपको। एफएम वाले पार्ट में 50 आउट ऑफ 50 आ सकते हैं, इस वाले में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 36 38 मान ले तू, हद मार के चल 39 कर ले, ठीक है, 10 तो कम आएंगे वो चीज। इस एफएम में तो कहीं कटेंगे यार, प्रैक्टिकल है ना वो, या तो इधर द आंसर विल बी राइट और द और रॉन्ग। यहां क्या होता है, यहां आप जो आंसर लिख रहे हो वो अगले के हिसाब से होना चाहिए, सही है, और अगले के हिसाब से कैसे हो सकता है, वो भाई तुम मेरे हिसाब से कितना भी बेस्ट लिख लो, फिर भी मैं उसमें कहीं ना कहीं निकाल नहीं सकता हूँ ना गलतियां, तो होता है, हर आदमी निकाल सकता है, गलतियां निकालने में तो मजा आता है। समझ रहे, बोलो नहीं यार देखो ये वाली चीज नहीं लिखी है, समझ रहे हो, आप मेरे को कोई भी आंसर दो निकाल ही दूंगा कहीं ना कहीं, तो समझ गया ना मेरी बात। और जहां नहीं निकाल पाऊंगा तो वहां पे भी कितने दूंगा, मैक्सिमम 4। मैंने क्या बताया था, 5 नंबर वाले कितने क्वेश्चन आते हैं हमारे, 7, 5 7 जा 35। हर क्वेश्चन में आप एक एक नंबर तो वैसे ही हटा दो, कितने हो गए 7, तो यही कट गए, तो कितने आ सकते हैं मैक्सिमम, वैसे ही देख लो आप 43। फिर आप भाई एक दो और गलती तो आदमी खुद भी कर ही देता है,
समझ रहे हो? तो तब है जब परफेक्शन पे हो, परफेक्शन पे आप लिखोगे तो 43 समथिंग होता है, फिर भी आप 2-3 नंबर और हटा लो तो 40 से तो हुआ, तो लगभग यही बैठ जाता है। तो 39 40 39 40 दिस इज द मैक्सिमम, तो 90 तक 88 89 नंबर याद, ठीक है। चलो, सो ये याद रखिएगा। लास्ट पॉइंट थोड़ा सा अटक रहा, कैसे कैसे याद करोगे इसको? मिशन काय में मदद करता है? मिशन हेल्प्स टू स्पेसिफाई, पहले तो पर्पस को बताने में मदद करता है, फिर उस पर्पस को ट्रांसलेट करने में मदद करता है इनटू गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। और इस तरीके से हम गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं। सुनना, अब ये वाली लाइन आनी चाहिए। हम इस तरीके से गोल्स में ट्रांसलेट करते हैं इन सच अ वे दैट कॉस्ट, टाइम एंड परफॉर्मेंस पैरामीटर्स कैन बी असेस्ड, ताकि आप हर चीज का क्या कर पाओ? कंट्रोलिंग कर पाओ, सही है, स्टैंडर्ड्स बना पाओ, कॉस्ट कंट्रोल कर पाओ, टाइम का असेसमेंट कर पाओ, समझ रहे हो मेरी बात? सो परफॉर्मेंस का असेसमेंट कर पाओ। सो इस तरीके से हमको मदद कौन करता है? मिशन। तो याद रखिएगा 7 पॉइंट है, एनी आओ 6 तो मिनिमम होने ही चाहिए आपके आंसर में। फिर भी चलो फर्स्ट फटाफट से, पहला पॉइंट क्या था? फर्स्ट पॉइंट था सर मिशन का है। क्यों होना चाहिए हर ऑर्गेनाइजेशन को? मिशन क्यों होना चाहिए उसके पास? सर बिकॉज मिशन क्या देता है आपको? एक कॉमन पर्पस विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, अदरवाइज सबके क्या होंगे? डिफरेंट डिफरेंट पर्पस, कोई इस दिशा में जा रहा है, कोई इस दिशा में जा रहा है। सर एक मिशन होगा तो सब किस दिशा में जाएंगे? उसी दिशा में जाएंगे, सही है। सेकंड मैंने क्या बताया? मिशन गिव्स यू अ बेसिस फॉर एलोकेटिंग द रिसोर्सेज। सर रिसोर्सेज को कैसे बांटना है, किसको कितने रिसोर्सेज देने, इसको इसमें इसके लिए भी बेसिस कौन देता है? मिशन। मिशन के हिसाब से ही बांटेंगे। तीसरा क्या है सर? मिशन क्या देता है? इट प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर मोटिवेटिंग द यूज, बेस्ट यूज। ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज का बेस्ट यूज को मोटिवेट कौन करता है? एक मिशन। जब एक मिशन होगा तो यू विल ऑलवेज यूज योर रिसोर्सेज टू दी बेस्ट, ठीक है, कोई वेस्टेज नहीं करोगे आप, बहुत सोच समझ के यूज करोगे। फिर मिशन क्या देता है? मिशन काय में मदद करता है? इट एस्टैब्लिशेस द जनरल टोन और अ कॉमन टोन और ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, ठीक है। जैसा मिशन होगा ना उसी हिसाब की सबकी टोन हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है सो ऑल द टीचर्स विल वर्क फॉर दैट मिशन, समझ रहे हो? क्योंकि वैसी टोन सेट हो जाएगी। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में सबकी टोन कैसी है? मान लो थोड़ा कि उनका अगर नेचर ही गड़बड़ है, उनका मिशन ही गड़बड़ है, तो फिर सबकी टोन फिर उसी प्रकार मिलेगी आपको, बोला आ जाओ नहीं पढ़ा रहा मैं तो ऐसे ही हो जाएगा ना फिर आप, समझ गए? तो ऐसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। जैसे मान लो एक जयपुर में कई है, तो एक एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ मैं आपको, है ना। सो व्हेन यू, जब सब ऑर्गेनाइजेशंस में आप जाओगे, व्हेन यू एंटर इनटू दैट ऑर्गेनाइजेशन, आपको एक क्या हो जाएगा? एक डिफरेंट टोन का वो हो जाएगा, पता लग जाए, बोले यार इनका एक अलग क्लाइमेट है, उस इंस्टीट्यूट का अलग क्लाइमेट है। होता है ना अलग, वो किसकी वजह से होता है? उसके मिशन की वजह से। क्योंकि जैसा मिशन होगा वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट सेट हो जाता है। क्लियर है भाई? नेक्स्ट, मिशन क्या देता है? मिशन को कैसे यूज करते हैं लोग? इट सर्व्स एज अ, सर्व मतलब यूज करना। मिशन इज यूज्ड एज अ फोकल पॉइंट विद विच पीपल कैन आइडेंटिफाई देमसेल्फ, ठीक है। दे कैन डिसाइड वेदर टू स्टे स्टे विद दैट ऑर्गेनाइजेशन और टू, क्या लाइन बोली थी मैंने? और टू डिटर फ्रॉम इट। क्लियर है? कि उससे जुड़े रहना है या उससे हट जाना है, ये डिसाइड करते हैं हम उसको, किसको? फोकल पॉइंट देख के मिशन को, ठीक है। और सेकंड लास्ट पॉइंट में हमने क्या बोला था? मिशन काय में मदद करता है? इट फैसिलिटेट्स द ट्रांसलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स इनटू वर्क स्ट्रक्चर एंड इट इन्वॉल्व्स असाइनमेंट ऑफ टास्क टू रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट्स। स्टाफिंग करने में मदद करता है। कौन क्या काम करेगा? पढ़ा है ना बीएसटी में, राइट पर्सन शुड बी प्लेस्ड ऑन द राइट जॉब, ऐसे ही सब बताया ना। और लास्ट पॉइंट लिख देना, क्या लिखोगे? मिशन काय में मदद करता है? पहले तो पर्पस को बताने में, टू स्पेसिफाई द पर्पस, एंड देन उसको ट्रांसलेट करने में, ट्रांसलेटिंग द पर्पस इनटू गोल्स, इस तरीके से, इन सच अ वे दैट कॉस्ट, टाइम एंड परफॉर्मेंस पैरामीटर्स कैन बी असेस्ड एंड कंट्रोल। लिख दोगे? ठीक है। अब ये मान के चलो हमारी पूरी एसएम में ना, अभी चाहो तो पहले पेज पे लिख लो, एटलीस्ट 7 क्वेश्चन तो, 7 या 5 क्वेश्चन तो थोड़े अच्छे लेवल के इंग्लिश वाले होंगे, जहां आपको थोड़ा सा मुश्किल होगी याद करने में, बट आई विल मेक श्योर कि वो भी आपको याद करवा दूं। ये उनमें से एक होता है। थोड़ा होता है ना यार, कुछ तो अच्छे वर्ड्स डालेगा ना वो, बिल्कुल ही 8th 9th क्लास वाली इंग्लिश डाल देगा क्या? बिल्कुल ही कुछ तो अच्छा डालेगा ही ना।
एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इंटरमीडिएट में आ गए हो, तो थोड़ा लैंग्वेज का थोड़ा अपलिफ्टमेंट तो होता ही है। चलो, तो ये भी टॉपिक अपना खत्म हो चुका है। क्या क्या खत्म हो गया? विजन और मिशन। अब खत्म हो चुका है भाई साहब। अब आ जाते हैं गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स पे। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? माइक पे नहीं आ रही है ना? इतनी देर से मेरे को लगी रहे, बोल गए कि तो देखो, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इसको स्टार्ट करते हैं। एंड तो ऑब्वियसली नहीं होगा मेरे ख्याल से, कल शायद ये मतलब ये वाला एंड हो जाएगा पार्ट, और परसों चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सुनिएगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, नॉर्मल भाषा में, इवन स्कूल में तो मैं भी यूज करता था गोल्स, कभी गोल्स लिख देता था ऑब्जेक्टिव्स की जगह, कभी ऑब्जेक्टिव्स की जगह क्या लिख देता था, गोल्स। और सही है, कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मल भाषा में दीज वर्ड्स आर यूज इंटरचेंजेबली, ठीक है। कभी हम वो बोल देते हैं, कभी गोल्स की जगह ऑब्जेक्टिव बोल देते हैं। बट रियलिटी में सर इनमें क्या होता है, एक डिफरेंस होता है। मैंने आपको थोड़ा सा बताया भी था। गोल्स क्या होते हैं? ओपन एंडेड। ओपन एंडेड, उनका एंड क्या होता है? ओपन। कब तक अचीव करने वो नहीं पता होता, समझ रहे हो? आई वॉन्ट टू बिकम एयरफोर्स पायलट, बचपन में बोलता था मैं, ठीक है। अब वो कब तक, कुछ कोई डिसाइड नहीं किया ना भाई, तो ओपन एंड है उसका, समझे? ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन में कई बार बोलते हैं दैट इंक्रीज द सेल्स विल, यू हैव टू इंक्रीज, अपन ने मान लो अपने मैनेजर को ऑब्जेक्टिव दिया, यू हैव टू इंक्रीज द प्रोडक्शन बाय 20% इन द नेक्स्ट क्वार्टर। तो दे दिया ना, एक टाइम बाउंड है ना, कि इस समय तक, अगले क्वार्टर तक कितना परसेंट बढ़ जाना चाहिए, इतना परसेंट बढ़ जाना चाहिए। एक और एग्जांपल देता हूं गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स का, है ना। मैंने गोल्स का क्या बोला, मैंने कहा आपको ना प्रॉफिट, बेटा मतलब बेटा तो क्या, मान लो बॉस बोल रहा है अपनी टीम को, बोले यू हैव टू इंक्रीज द प्रॉफिट, यार बहुत कम चल रहा है प्रॉफिट, प्रॉफिट को बढ़ाओ, ऐसे नहीं चलेगा। तो ये एक गोल, मैंने कोई टाइम बाउंड सेट किया, ओपन एंड है ना ये, तो मैंने सिर्फ क्या बोला, कितना परसेंट बढ़ाना है, मैंने बोला कुछ नहीं, मैंने सिर्फ क्या बोला, मैंने कहा प्रॉफिट्स को बढ़ाओ, बहुत कम चल रहे हैं, प्रॉफिट शुड बी इंक्रीज, प्रॉफिट को इंक्रीज करो, ठीक है। चलो, तो ये मैंने क्या दिया, एक गोल दिया। अब लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्लियर कट होता है, प्रॉफिट शुड बी इंक्रीज, प्रॉफिट विल बी इंक्रीज बाय 20% इन द नेक्स्ट क्वार्टर। क्लियर कट बोला, कितना परसेंट, कब तक, ये होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के आगे डेडलाइन सेट होती है कि इतने टाइम में ये काम हो जाना चाहिए, और ये परफेक्ट क्लियरली कंसाइज होता है कि इतना प्रिसाइज होता है, समझिए। 20% मतलब 20%। क्लियर है सभी को, पक्का? तो चलो स्टार्ट करते हैं, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। गोल्स और ऑब्जेक्टिव, सबसे पहली चीज क्या होता है, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, विजन। फिर क्या बनाते हैं, विजन क्या होता है, हमें कहां पहुंचना है, फ्यूचर डेस्टिनेशन, ठीक है। मिशन क्या होता है, उसके लिए हम आज क्या कर रहे हैं, ठीक है। आज कौन कौन सा किस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, किस कस्टमर पे, मार्केट पे, टेक्नोलॉजी पे, वो सब ये रहता है। फिर मिशन को अचीव करने के लिए किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, किस में ट्रांसलेट करते हैं हम, इनटू गोल्स में और ऑब्जेक्टिव्स में, ठीक है। सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ट्रांसलेट देयर विजन एंड मिशन इनटू, विजन एंड मिशन इनटू गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। गोल्स क्या होते हैं, गोल्स आर ओपन एंडेड एट्रीब्यूट्स दैट डिनोट्स द फ्यूचर स्टेट्स और आउटकम्स। गोल्स क्या होते हैं, वो ओपन एंडेड चीजें जो आप अचीव करना चाहते हो फ्यूचर में। सो वट एवर आउटकम यू वॉन्ट टू हैव, वट एवर रिजल्ट यू वॉन्ट टू हैव, तो जो भी आप अचीव करना चाहते हो फ्यूचर में, जो ओपन एंडेड है, वो क्या होता है, गोल्स होता है। तो गोल्स आर ओपन एंडेड एट्रीब्यूट्स विच यू वॉन्ट टू अचीव इन फ्यूचर। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स आर क्लोज एंडेड एट्रीब्यूट्स। ये क्या होते हैं, क्लोज एंड, इनका एंड क्या होता है, क्लोज, किस समय तक हो जाना चाहिए, सर में आगे मेरी बात। सो ऑब्जेक्टिव्स आर क्लोज एंडेड एट्रीब्यूट्स विच आर क्लियर कट, प्रिसाइज एंड एक्सप्रेस्ड इन, क्या बोला था मैंने, कि प्रोडक्शन शुड बी इंक्रीज बाय 20% इन द नेक्स्ट क्वार्टर, ठीक है। तो क्लोज एंडेड है, कब तक हो जाना चाहिए, नेक्स्ट क्वार्टर तक। प्रिसाइज है, कितना, 20%। समझ में आ गया, ये फर्क होता है इनमें। ऑब्जेक्टिव्स आर मोर स्पेसिफिक एंड इट ट्रांसलेट्स द गोल्स टू बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। क्या लाइन बोल रहा है, अब सुनना। ये कह रहा है सबसे पहले हम क्या बनाते हैं,
फिर से बोल रहा हूं, क्या बनाते हैं? विजन। विजन हमें जहां पहुंचना है उसको अचीव करने के लिए हम आज उसका क्या बनाते हैं? मिशन। आज क्या करेंगे उसके लिए? हम बहुत सारी चीजें करेंगे। फिर मिशन को अचीव करने के लिए हम किस में ट्रांसलेट करेंगे? इनटू गोल्स। अब गोल्स को किस में ट्रांसलेट करो, क्योंकि गोल्स का तो कोई एंड। तुमने कोई गोल्स बनाए थे जीवन में? अच्छा, अचार बेच रहा है क्या? 9 बजे कौन अचार बेचता है? हाँ भाई, तो गोल्स तो ओपन एंडेड होते ना। तुमने भी कोई गोल्स तो बनाए होंगे। अब उनको आप गोल्स को किसमें कन्वर्ट करते हो? गोल्स आर ट्रांसलेटेड इनटू ऑब्जेक्टिव। सम आर लॉन्ग टर्म, सम आर मीडियम टर्म। भी बोल दो तो बोल दो, पैसे तो दो ही है। समझ में आ गई मेरी बात? पक्का? तो गोल्स को भी हम ट्रांसलेट करते हैं, क्योंकि गोल्स का तो कोई एंड है ही नहीं, तो वो कैसे अचीव होंगे फिर? उसको भी तो ट्रांसलेट करना पड़ता है। काय में सर? सो ऑब्जेक्टिव्स आर मोर स्पेसिफिक एंड ट्रांसलेट द गोल्स इनटू बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। सही बात है। हाउएवर सर, नॉर्मली तो ये अलग होते हैं, लेकिन आम भाषा में क्या होता है? आईसीआई यूजेस देम इंटरचेंजेबली। देखो, नॉर्मली तो इनमें क्या होता है? फर्क होता है गोल्स में और ऑब्जेक्टिव्स में, लेकिन ज्यादातर हम कई बार इसको कैसे यूज कर लेते हैं? इंटरचेंजेबली। गोल्स की जगह क्या बोलते हैं? मतलब गोल्स की जगह ऑब्जेक्टिव लिख देते हैं, ऑब्जेक्टिव की जगह गोल्स लिख देते हैं। मेरे को आज भी याद है, 12th के पेपर में कहीं भी लिख देता था मैं। कभी एक पैराग्राफ में गोल्स लिख दिया, दूसरे में ऑब्जेक्टिव लिख दिया, कुछ भी वर्ड लिख देता था ऐसे ही। चलिएगा नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स की एक डेफिनेशन और याद कर लो। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स आर दी ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्मेंस टारगेट्स। अभी मैंने क्या बोला था? इंक्रीज द प्रोडक्शन बाय 20% इन द नेक्स्ट क्वार्टर। तो ये क्या होता है? हमारे परफॉर्मेंस टारगेट्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या दिखाते हैं? हमारे परफॉर्मेंस टारगेट्स, कि यार हमें प्रॉफिट इतना बढ़ाना है, कॉस्ट को कंट्रोल करना है बाय 5%। कॉस्ट विल बी कॉस्ट यू हैव टू रिड्यूस द कॉस्ट बाय 5% इन द नेक्स्ट सेकंड क्वार्टर। कुछ भी बोल लो, मतलब ऐसे बोला है ऊपर वालों ने। तो ये क्या दिया आपको? एक ऑब्जेक्टिव दिया। मान लो आप प्रोडक्शन मैनेजर हो, ठीक है, आपके बॉस ने आपको ऑब्जेक्टिव दिया दैट यू हैव टू रिड्यूस द कॉस्ट बाय 5% इन द सेकंड क्वार्टर, टिल द सेकंड क्वार्टर, राइट? तो ये क्या दिया आपको? ऑब्जेक्टिव दिया ना, परफॉर्मेंस टारगेट दिए ना, कि आपकी और इससे आपकी परफॉर्मेंस क्या करी जाएगी? जज। ये भी एक पॉइंट आने वाला है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? वो चीजें होती हैं जो परफॉर्मेंस टारगेट्स जो दिए जाते हैं, और इससे क्या चेक करते हैं हम? उनकी उनकी परफॉर्मेंस का भी असेसमेंट करते हैं, वेदर टू प्रमोट देम और टू, इफ दे आर एबल टू अचीव द परफॉर्मेंस टारगेट्स, तो उनको क्या करेंगे? प्रमोट। उनकी हर हर बंदे की भी परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन भी किससे करते हैं? उनको जो ऑब्जेक्टिव्स दिए जाते हैं उससे। सही है कि नहीं है? आज आपके ऊपर पैसा लगाना है नहीं लगाना है, घर वाले कैसे डिसाइड करते हैं? आप ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पाओगे तो ही तो वो दे रहे हैं आपको पैसे, तभी तो लगा रहे हैं आपके ऊपर। मान लो आप वो पैसे लगाए जा रहे हैं, आप पास ही नहीं हो रहे, फिर वो लगाना बंद कर देंगे। तो वो उन्होंने भी क्या चेक किया? लगाना है नहीं लगाना है, असेसमेंट किया ना। किसका? हमारी परफॉर्मेंस का। तो सर सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स आर दोस परफॉर्मेंस टारगेट्स, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव्स आर द परफॉर्मेंस टारगेट्स, द रिजल्ट्स और द आउटकम्स इट वांट्स टू अचीव, ठीक है, जो आप अचीव करना चाहते हो, जो आपको अचीव करने हैं। एक बढ़िया लाइन दी गई है, दे फंक्शन एज यार्ड स्टिक्स। यार्ड स्टिक्स देखा है? कभी कपड़ा खरीदेंगे, कपड़ा खरीदेंगे, देयर इज अ स्केल, यार्ड स्टिक्स होती है, यार्ड। पहले वो डिस्टेंस को भी मेजर करने के लिए यूज किया जाता था, कपड़ों को मेजर करने के लिए करा जाता है ना यार। कभी नहीं खरीदने गए वैसे खुला हुआ कपड़ा, ऐसे सिलवाए नहीं कभी कपड़े? तो भाई शर्ट का कपड़ा खरीदने जाते हो, वो मेजर नहीं करता 1 मीटर, फिर वो एक और वो लकड़ी डालता है, फिर वो 1 मीटर, वो यार्ड स्टिक्स होती है, समझ गए? अरे बकायदा स्टिक्स होती है, नाम नहीं है ना, एक्चुअली स्टिक्स होती है, ठीक है। बड़े बड़े स्केल्स होते हैं ऐसे, एक एक वो एक तो ना 1 मीटर का, फिर 2 मीटर निकालता है कपड़ा, करता ही है वो। सो क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स भी वो यार्ड स्टिक्स होते हैं, ठीक है, जिनसे हम क्या करते हैं? परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। These function as the yardsticks for tracking the organization purpose, performance and progress. सर ऑब्जेक्टिव्स वो यार्डस्टिक्स होते हैं जिनसे हम ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को और उसकी प्रोग्रेस को मेजर करते हैं। अगर आप अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पा रहे हो, दैट मींस यू आर गोइंग इन द
राइट डायरेक्शन। लेकिन अगर आप अपने ऑब्जेक्टिव्स वो अचीव ही नहीं हो पा रहे, बार बार नहीं हो पा रहे, कंटिन्यूसली यू आर फेलिंग इन योर इन अचीविंग योर ऑब्जेक्टिव्स, इसका मतलब आपका डायरेक्शन गड़बड़ है। सही है कि नहीं है? समझ गया ना मेरी बात? तो कैसे चेक किया कि आपका डायरेक्शन सही चल रहा है नहीं चल रहा है? ऑब्जेक्टिव से ही तो किया। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? वो यार्ड स्टिक्स होते हैं जिनसे हम क्या क्या असेसमेंट करते हैं अपनी परफॉर्मेंस का, दैट वेदर वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट। अपनी पर्पस का, अपनी प्रोग्रेस का हम प्रोग्रेस चेक करते हैं। क्यों हर साल एग्जाम होते थे, क्यों रिजल्ट आता था? ये देखने के लिए कि आपने साल भर जिस जगह आपने एनर्जी डाली क्या वो फायदेमंद रही या नहीं रही। सही है? देख लो आप। लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है बेटा? दे प्रोवाइड मीनिंग एंड सेंस ऑफ डायरेक्शन टू ऑर्गेनाइजेशनल एंडेवर। सर ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स जो होते हैं ना, ये क्या देते हैं? ये हमें हमारे एफर्ट्स को, ऑर्गेनाइजेशन के एंडेवर मींस, एंडेवर मतलब क्या होता है? एफर्ट्स। तो ऑर्गेनाइजेशन में सबके एफर्ट्स को एक मीनिंग देता है, एक अर्थ देता है। कौन? गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स। तो जब हमारे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स अचीव होते हैं ना, तो हमें खुशी होती है कि हाँ, हमारे जो सबके एफर्ट्स हैं वो क्या रहे? अच्छे रहे, सबने अच्छा काम किया। देख लो, जब रिजल्ट अच्छा आता है तो क्या होता है? वो खुशी मिलती है। इट प्रोवाइड्स अस मीनिंग टू आवर वर्क कि यार हमने जो काम किया वो अच्छा किया। आई कि नहीं आई बात समझ में? सो ऑब्जेक्टिव्स भी ऐसे ही होते हैं सर। इट गिव्स अ सेंस ऑफ मीनिंग एंड सेंस ऑफ डायरेक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशनल एंडेवर्स। ठीक है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटीज आर डिजाइंड। आगे के सारे काम हम किसके हिसाब से डिजाइन करते हैं? ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से। फिर बोल रहा हूं, सबसे पहले क्या बनाते हैं? फिर मिशन, उसको अचीव करने के लिए मिशन बनाते हैं। मिशन को अचीव करने के लिए किस में ट्रांसलेट करते हैं? इनटू गोल्स। गोल्स को किस में ट्रांसलेट करते हैं? इनटू लॉन्ग टर्म एंड, सही बात है। और फिर इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम आगे के सारे काम डिसाइड करते हैं कि कौन क्या काम करेगा, रिसोर्सेज कैसे बटेंगे, सारे काम हम उसी हिसाब से करते हैं। क्या ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होगा? याद करो, पढ़ा है ना बीएसटी में? फंक्शनल स्ट्रक्चर, सिंपल डिविजनल स्ट्रक्चर, सिंपल स्ट्रक्चर। वहां तो 3 पढ़े थे, यहां 8 है। आई बात समझ में? सो क्या स्ट्रक्चर बनाएंगे हम ऑर्गेनाइजेशन का, किसको क्या पोजीशन पे रखेंगे, समझ रहे हो मेरी बात? कैसे रिसोर्सेज को बांटेंगे, ये सारी चीजें हम किस हिसाब से करेंगे? ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से तो करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से ही हम क्या डिसाइड करते हैं आगे की सारी चीजें, जैसे कि क्या स्ट्रक्चर होगा, कौन कौन सी एक्टिविटीज, क्या क्या काम करेंगे हम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। मैंने तुम्हें ऑब्जेक्टिव दे दिया, यू हैव टू डिक्रीज द कॉस्ट बाय 5% इन द नेक्स्ट टिल द नेक्स्ट क्वार्टर। दे दिया ऑब्जेक्टिव। अब तुम इसी के हिसाब से क्या करोगे? आगे के सारे एक्टिविटीज प्लान करोगे कि कैसे कॉस्ट कंट्रोल होगी। सर ने ऑब्जेक्टिव दिया है, उसको अचीव कैसे करोगे? सारे काम उसी हिसाब से प्लान करोगे। क्लियर है? सो स्ट्रक्चर भी उसी हिसाब से प्लान करेंगे, एक्टिविटीज भी उसी हिसाब से प्लान करेंगे, रिसोर्सेज को हम उसी हिसाब से बांटेंगे। क्लियर है क्या? किस हिसाब से? जो हमको मदद करे इन द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। बस इतना ही बोल सकते हैं एक दिन में। चलो ठीक है, तो आज ये हो गया ऑलमोस्ट फिनिश, मतलब यहां तक हो गया ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स के बाद क्या होता है? ये तो फटाफट हो जाएगा, ज्यादा बड़ा नहीं है, वैल्यूज जल्दी हो जाएगा। फिर वही बचे, हाँ तो फिर परसों खत्म है। आज का डे है, आज का डे है ट्यूसडे, हाँ तो थर्सडे खत्म है। और संडे वनडे, संडे नहीं तो अगले मंडे टेस्ट ले लेंगे। ठीक है? चलो, तो पढ़ते रहो भाई। इसके पीडीएफ